Jai Mata Di, dear friends and my dear students. Welcome to my YouTube channel JMD Maheshwari Classes. As we know, we have already discussed two types of chemical reactions, combination reactions and decomposition reactions with their activities. You can watch these two types of reactions with their activities in my previous videos. Now, this is part 7 and in this part 7 we will discuss displacement reactions. So, without wasting our time, let's start. So, dear students, this is the third type of chemical reactions, that is displacement reactions. Those reactions in which a more reactive element replaces a less reactive element. From the salt solution of the less reactive element are called displacement reactions. जैसे कि देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कोई चीज़ इसमें जो है वो रिप्लेस हो रही है, मीन्स जो इसमें एलिमेंट होता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो रिप्लेस हो जाता है किससे? लेस रिएक्टिव एलिमेंट से। और ये जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है ये क्या होता है, जैसे कि इसको आप इस इक्वेशन के थ्रू आप अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज दैट ये एक साल्ट सॉल्यूशन है जिसमें ए जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट है और ये जो सी है ये एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जब इन दोनों की रिएक्शन हो रही है तो ये मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो जो साल्ट सॉल्यूशन है उसके लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह ले लेगा और ये जो है अलग हो जाएगा। सी की जगह पर मोर रिएक्टिव की जगह पर लेस रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव की जगह पर मोर रिएक्टिव आ जाएगा। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं ये एक साल्ट सॉल्यूशन है ए बी और ये एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है सी। तो यहाँ पर ए जो है वो लेस रिएक्टिव है, साल्ट सॉल्यूशन का जो ए एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव है और ये मोर रिएक्टिव के साथ रिप्लेस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर ए तो अलग रह गया, ठीक है, और ए की जगह पर क्या आ गया? सी आ गया। तो हमें प्रोडक्ट में क्या मिल गया? ए प्लस बी सी, ठीक है। एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट both metals and non-metals take part in displacement reactions. मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसमें ऐसा नहीं है कि केवल मेटल्स ही टेक पार्ट करते हो या नॉन मेटल्स ही के बीच में जो है वो ये जो रिएक्शन है वो होती हो, ऐसा नहीं होता है। इसमें दोनों ही मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो दोनों के बीच में जो है रिएक्शन होती है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है उसका क्लासिफिकेशन करेंगे हम। तो फर्स्ट आता है हमारा कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सेकंड वन इज एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ फर्स्टली वी विल डिस्कस कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन वन कैटायन रिप्लेसेस अनदर वन फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। जो कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है कि जो एक कैटायन जो है वो रिप्लेस हो जाता है दूसरे कैटायन से और जो दूसरा कैटायन जिससे रिप्लेस होता है वो साल्ट जो सॉल्यूशन होता है उसके कैटायन से जो एक अलग कैटायन होता है वो रिप्लेस हो जाता है। अ कैटायन इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज आयन और मेटल। और ये जो कैटायन है ये पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो है वो मेटल होता है। या इस फर्स्ट लाइन को हम अब इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो एक मेटल है वो दूसरे मेटल से या एक आयन जो है वो दूसरे आयन से रिप्लेस हो जाता है इसके साल्ट सॉल्यूशन के। ऑल मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जितनी भी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं वो कहलाती हैं कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। फिर से इसको एक बार क्लियर करेंगे कि एक कैटायन जो होता है वो दूसरे कैटायन से रिप्लेस हो जाता है उसके सॉल्यूशन से। जो उसका सॉल्यूशन है उसमें जो एलिमेंट वो मेटल होता है तो उससे दूसरा मेटल जो है या फिर आयन बोल सकते हैं, एक आयन जो है वो जो सॉल्यूशन है उसके आयन उसका जो आयन होता है उससे रिप्लेस हो जाता है। अब हम आ जाते हैं इसको कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे इसके कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, जिससे कि ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। रिएक्शन देखेंगे तो एग्जांपल्स ऑफ कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन कौन से हमारे हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है
Thermite reaction. Thermite reaction is the reaction of metal oxide with the aluminium which acts as a reducing agent. थर्माइट रिएक्शन जो होती है वो एल्यूमिनियम के साथ जो है मेटल ऑक्साइड की रिएक्शन को बोलते हैं. किसको बोलते हैं? एल्यूमिनियम के साथ मेटल ऑक्साइड की जो रिएक्शन होती है उसी को क्या बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं. विच एक्ट्स एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि किसकी तरह एक्ट करती है, किसकी तरह मतलब एक्ट करती है वो? रिड्यूसिंग एजेंट. एजेंट को रिड्यूस जो मतलब रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसी की तरह से ये एक्ट करती है. सिंस द रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, इस प्रकार ये बोला जा सकता है कि ये जो रिएक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होती है. एक्सोथर्मिक क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें जो है हीट जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होती है? रिलीज़ होती है. हैंस कॉल्ड अ थर्माइट रिएक्शन. और इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में जो हीट है वो रिलीज़ होती है. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन. अब हम इसको एक रिएक्शन के थ्रू और ज़्यादा क्लियर करेंगे. Fe2O3 प्लस 2Al गिव्स 2Fe प्लस Al2O3. ये देखिए हमारा है फेरिक ऑक्साइड और ये एल्यूमिनियम के साथ जो है क्या कर रहा है? रिएक्ट कर रहा है. और हमें यहाँ पर आयरन मिल रहा है मोल्टन स्टेट में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है आयरन हमें. और एल्यूमिनियम जो है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिसको कि एल्यूमिना भी बोलते हैं, वो भी हमें यहाँ प्रोडक्ट के रूप में मिल रहा है. तो यहाँ पर देखिए जो Fe है वो हमारा Al से क्या हो गया है? डिस्प्लेस हो गया है. Fe देखिए यहाँ पर अलग हो गया है और Al जो है वो Fe की जगह पर आ गया है. तो इस तरह से यहाँ पर क्या है? ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है जिसमें एक मेटल जो है वो दूसरे मेटल के साथ क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है. लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो हाई रिएक्टिव मेटल के साथ क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है. इसलिए यहाँ पर और बहुत ज़्यादा हीट जो है वो रिलीज़ भी हो रही है यहाँ पर. इसीलिए ये थर्माइट रिएक्शन का क्या है? एग्जाम्पल है. थर्माइट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है. इन दिस रिएक्शन एल्यूमिनियम रिड्यूसेस द ऑक्साइड ऑफ अनदर मेटल. यहाँ पर देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? एल्यूमिनियम जो है वो रिड्यूस कर रहा है ऑक्साइड ऑफ अनदर मेटल, दूसरे मेटल की ऑक्साइड को. मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बहुत बार ऐसा होता है. इट इज़ आयरन ऑक्साइड, ये जो है आयरन ऑक्साइड है FeO विच रिड्यूस्ड बाय एल्यूमिनियम बिकॉज एल्यूमिनियम इज़ हाईली रिएक्टिव. और ये किसके साथ जो है रिड्यूस हो रहा है? एल्यूमिनियम के द्वारा. क्यों हो रहा है? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है. इसीलिए जो है ये जो है इसका प्लेस ले रहा है लेस रिएक्टिव मेटल का. ठीक है, चलिए थर्माइट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने देख ली है. नेक्स्ट हमारी आती है इफ़ अ स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम मेटल इज़ प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अगर एक जो है मैग्नीशियम मेटल की एक स्ट्रिप जो है अगर हम उसको कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रख देते हैं, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपीयर्स. तो क्या होता है? जो ब्लू कलर होता है किसका? कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो हमें दिखना बंद हो जाता है. एंड द मैग्नीशियम मेटल टर्न्स ब्राउन. और जो मैग्नीशियम मेटल जो है जिसकी हमने स्ट्रिप रखी है उसका जो कलर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है. एज द डिस्प्लेस्ड कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन इट. वो क्यों होता है? क्योंकि जो कॉपर डिस्प्लेस होता है वो किस पर डिपॉजिट हो जाता है? वो जो मैग्नीशियम जो स्ट्रिप थी उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, उसकी एक लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ब्लू कलर का जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है वो हमें दिखना बंद हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है. और जो मैग्नीशियम मेटल की स्ट्रिप होती है वो जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है? ब्राउन कलर में हो जाती है, क्योंकि जो कॉपर है वो डिपॉजिट हो जाता है किस पर? उस स्ट्रिप पर. इन द रिएक्टिविटी सीरीज़, आपको अभी मैं एक रिएक्टिविटी सीरीज़ भी दिखाऊंगी, उससे आप और ज़्यादा क्लियर कर लेंगे. और इसकी रिएक्शन भी अभी आपको मैं शो करूंगी जिससे कि ये आपको जो थ्योरी है ये इसके अकॉर्डिंग वो भी क्लियर हो जाए. जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसमें जो मैग्नीशियम, द पोजीशन ऑफ मैग्नीशियम इज़ अबव दैट ऑफ कॉपर. इसी वजह से मैग्नीशियम की जो
पोजीशन है वो कॉपर से ऊपर है, हैंस इट इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर। इसी वजह से जो मतलब मैग्नीशियम है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है एंड इट वुड डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। और इसी वजह से क्या होता है कि कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। किससे डिस्प्लेस हो जाएगा? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे? कॉपर से। इसलिए कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है मैग्नीशियम के अकॉर्डिंग। तो जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उससे कॉपर जो है क्या होगा? डिस्प्लेस हो जाएगा और उसकी लेयर जो है वो मैग्नीशियम स्ट्रिप जो है उस पर आ जाएगी, जिससे मैग्नीशियम जो है वो डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। अब इसको हम एक रिएक्शन के थ्रू और क्लियर करेंगे। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम है जिसकी बात चल रही थी, मैग्नीशियम स्ट्रिप को हमें किसमें डालना है? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। तो उसका ब्लू कलर जो है वो डिसअपियर हो जाएगा, ये एक्वस सॉल्यूशन है। और इससे क्या होगा? मैग्नीशियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे? कॉपर से। तो मैग्नीशियम जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए SO4 के पास आ गया, इसके साथ कंबाइन हो गया और डिस्प्लेस कर दिया इसने Cu को। Cu जो है वो कॉपर जो है वो अलग हट गया। तो देखिए नेक्स्ट हमारा आता है ऑल्सो मेटल्स लाइक ZnAl मीन्स जिंक, एल्यूमिनियम, Pb बोलते हैं लेड को, Fe फेरियम एटसेट्रा डिस्प्लेसेस Cu फ्रॉम कॉपर साल्ट सॉल्यूशन द केमिकल रिएक्शन। देखिए जो ZnAl, Pb, Fe मतलब जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, फेरियम, ये सब जो है डिस्प्लेस कर देंगे Cu को, कॉपर को। क्यों कर देंगे? क्योंकि आप जब एक्टिविटीज जो इसकी रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो उसमें जो है कॉपर से ऊपर है इन सभी का प्लेस। ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कॉपर की अपेक्षा, इस वजह से ये इसको डिस्प्लेस कर देते हैं। अब इनके रिएक्शंस देखते हैं, जैसे कि जिंक है Zn प्लस CuSO4, तो हमें क्या मिल रहा है प्रोडक्ट में? Cu प्लस ZnSO4। तो देखिए Zn ने क्या किया? Cu को डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से हटा दिया, और क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसीलिए ये जो है इसके पास आ गया और Cu को इसने अलग हटा दिया। इसी तरीके से और इक्वेशंस देखेंगे। 2Al जो कि सॉलिड स्टेट में है, कंबाइन हो रहा है 3CuSO4 एक्वस सॉल्यूशन गिव्स 3Cu प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो एल्यूमिनियम है वो ज़्यादा ताकतवर है Cu से, तो इस वजह से जो एल्यूमिनियम जो है वो इसको हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा और खुद इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसी तरीके से ये फेरियम का है, ये भी ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये भी Cu के साथ डिस्प्लेस हो जाएगा, Cu को हटा देगा, Cu सेपरेट हो जाएगा और Fe जो है वो SO4 के साथ कंबाइन हो जाएगा। इसी तरीके से लेड का है आपका Pb प्लस CuCl2 गिव्स Cu प्लस PbCl3। जो लेड है वो इसके साथ जो है Cu को हटा देगा कॉपर को और इसके साथ कंबाइन हो जाएगा, डिस्प्लेस कर देगा इसको। तो इसकी अभी मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखा देती हूँ जिससे आपको ये और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। यस देखिए स्टूडेंट्स, ये आपकी है रिएक्टिविटी सीरीज। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, हमने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, इनका जो है मतलब ये बताया था कि जो कॉपर है ना, कॉपर से ज़्यादा जो है ना ये रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, इसलिए इसको डिस्प्लेस कर देते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये रिएक्टिविटी सीरीज़ है, यहाँ पे ये मेटल्स हैं, ये जो है कॉपर से देखिए ऊपर है, तो क्या है ये ज़्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज़्यादा पोटेशियम होता है, उससे कम सोडियम, देन कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम, उससे कम एल्यूमिनियम, उससे कम जिंक, उससे कम आयरन, उससे कम टिन एंड उससे कम क्या होता है? लेड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये और उससे भी कम क्या होता है? कॉपर होता है। तो कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है, इसीलिए जो एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, इसकी मैंने आपको मैग्नीशियम स्ट्रिप उसमें डाली थी, अभी रिएक्शन दिखाई थी, आपको समझाया था। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, और कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इट मीन्स ये जो है हाईली रिएक्टिव होने की वजह से कॉपर को क्या कर देते हैं? डिस्प्लेस कर देते हैं, उसकी जगह खुद ले लेते हैं। ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसका मतलब क्या है? ये जो है ज़्यादा ताकतवर हैं, जिसकी वजह से ये बेचारा कमज़ोर सा है तो इसको हटा देते हैं और खुद उसकी जगह पर आ जाते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा हुआ है, ये जो है मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, और ये मतलब हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हम बोल सकते हैं। और यहाँ पर ये जो नीचे मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं,
और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे कॉपर जो है वो लेड से कम रिएक्टिव है, टिन से भी कम है, और ये लेड है ये टिन से कम रिएक्टिव है। आयरन जो है वो टिन से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिंक है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो ये जो है घटते हुए क्रम में यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिख रखा है। ठीक है, ये मोस्ट रिएक्टिव है और ये हमारा गोल्ड जो है वो सबसे लीस्ट रिएक्टिव मेटल है। आई होप आपको ये रिएक्शंस जो हैं, मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो आपको अभी शो कर दी थी, तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो फिर अब नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का इसी का नेक्स्ट पार्ट है आयरन डिस्प्लेसेस लेड फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। देखिए आयरन जो है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको कर देता है, लेड को कर देता है। किससे? जो आपका सॉल्यूशन है लेड नाइट्रेट का, ये लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन है PbNO3 का होल ट्वाइस। तो देखिए अभी जैसे कि रिएक्टिविटी सीरीज में भी मैंने आपको दिखाया था, आयरन जो है वो लेड से जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। अभी मैं आपको फिर से शो करती हूँ। देखिए आयरन जो है वो देखिए लेड से जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, तो इसलिए आयरन ने क्या किया, लेड को जो है वो डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ज़्यादा ताकतवर है, और ये बेचारा कमज़ोर है क्योंकि ये जो है इससे कम रिएक्टिव है। तो ज़्यादा रिएक्टिव वाला जो है कम रिएक्टिव वाले को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर भी वही हुआ है कि आयरन जो है उसने लेड को डिस्प्लेस कर दिया, इसकी जगह पर आ गया। तो क्या बन गया यहाँ पर, FeNO3 का होल ट्वाइस, जो कि एक्वस सॉल्यूशन है, जिसको क्या बोलेंगे, फेरस नाइट्रेट, और प्लस Pb जो कि अलग हो गया है लेड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इफ़ अ लेस रिएक्टिव मेटल इज एडिड टू अ साल्ट सॉल्यूशन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल। अगर जो लेस रिएक्टिव मेटल होता है उसको ऐड किया जाता है किसमें, जो मोर रिएक्टिव मेटल का जो साल्ट सॉल्यूशन है उसमें, नथिंग विल हैपन। तो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए। इफ़ अ लेस रिएक्टिव मेटल यानी कि जो कम रिएक्टिव मेटल है उसको ऐड किया जाता है ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के साल्ट सॉल्यूशन में, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। सिमिलरली metals above hydrogen in the reactivity series displace hydrogen from dilute acids। देखिए अभी मैंने रिएक्टिविटी सीरीज दिखाया था जिसमें हाइड्रोजन को मैंने रखा था, उससे ज़्यादा रिएक्टिव आपको मेटल्स दिखाए थे। एक बार फिर से ये देख लीजिए आप, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं और नीचे हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। ठीक है, तो ये जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन को क्या करेंगे, डिस्प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि ये कमज़ोर पड़ जाएगा, ये कम रिएक्टिव है इनकी अपेक्षा। बट अगर इनकी बात आएगी तो हाइड्रोजन जो है इनको रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये जो है कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, इनसे ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन। तो यहाँ फिर से देखेंगे कि जो मेटल्स होते हैं हाइड्रोजन के ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज़ में, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं डाइल्यूट एसिड से। जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं उनसे रिप्लेस कर देते हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर जो जितने भी मेटल्स होते हैं वो। एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं द मेटल्स सच एज पोटेशियम, सोडियम, लिथियम एट्सेट्रा। ये सभी हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं बिल्कुल। जो आपका पोटेशियम है वो तो बिल्कुल सबसे फर्स्ट नंबर पे है, मोस्ट रिएक्टिव आपका मेटल है। ठीक है, रिएक्ट मोर विगोरसली विद डाइल्यूट एसिड्स। तो ये बहुत तेज़ी से जो है वो रिएक्ट होता है किसके साथ, जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं उनके साथ, फॉर्मिंग मेटल साल्ट्स, जो कि क्या बनाते हैं, मेटल साल्ट्स फॉर्म करते हैं, एंड हाइड्रोजन गैसेस। और क्या फॉर्म करते हैं, हाइड्रोजन गैसेस। क्या फॉर्म करते हैं, मेटल साल्ट्स और हाइड्रोजन गैसेस। देखिए इसको मैंने यहाँ पे एक रिएक्शन भी दी हुई है, 2Na + 2HCl गिव्स 2NaCl + H2। यहाँ पे आप देखिए सोडियम जो है वो रिएक्ट हो रहा है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। देखिए यहाँ पर एसिड है और ये हाइड्रोजन से ज़्यादा जो है ये रिएक्टिव है, तो क्या करेगा, ये डिस्प्लेस कर देगा हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका सोडियम क्लोराइड। देखिए Na जो है वो Cl के साथ जो है कंबाइन हो गया, इसने डिस्प्लेस कर दिया किसको, H को। तो यहाँ पर आ गया ये 2NaCl सोडियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस जो है वो अलग हो गई। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखेंगे, पोटेशियम 2K + H2SO4 जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, गिव्स K2SO4 पोटेशियम सल्फेट + H2। तो यहाँ पर देखिए ये जो पोटेशियम है ये भी जो है हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। मैंने आपको जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसमें शो भी किया था, तो आप देख सकते हैं उसमें।
रिपीट करके इसको। तो पोटेशियम जो है वो हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो हाइड्रोजन को क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसकी जगह खुद आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, K2SO4, देखिए H2 की जगह ले लिया इसने, और H2 जो है हाइड्रोजन गैस जो है वो अलग हो गई है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेटल्स सच एज एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन एटसेट्रा रिएक्ट सेफली विद डाइल्यूट एसिड्स। जो है जो मेटल्स होते हैं जैसे कि एल्यूमिनियम है, जिंक है, मैग्नीशियम है, आयरन है, इनको जो है डाइल्यूट एसिड्स के साथ बहुत सेफली जो है वो रिएक्ट कराना चाहिए, है ना। जैसे कि बहुत सेफली रिएक्ट कराया जाता है, वो बहुत सेफली कराना चाहिए बोल सकते हैं हम। जैसे इसका एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि जिंक है Zn+H2SO4, जो कि क्या है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ZnSO4 क्या मिला हमें, जिंक सल्फेट। क्यों मिला, क्योंकि जिंक जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है किसकी अपेक्षा, हाइड्रोजन की अपेक्षा। तो ये इसको क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, तो हाइड्रोजन हमारा अलग हट जाएगा और Zn जो है वो SO4 के साथ जो है कंबाइन हो जाएगा, तो H2 जो है हाइड्रोजन गैस हमारी अलग हो जाएगी। नेक्स्ट इसका एक और एग्जाम्पल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो इसको देखिए यहाँ पर भी H जो है वो आपका डिस्प्लेस कर दिया है इसने, क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है इसका जो सोल्यूशन था, तो इसमें मैग्नीशियम जो है वो इसके साथ रिएक्ट हुआ, ये हाईली रिएक्टिव है, तो H को इसने डिस्प्लेस कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और H2 गैस जो है वो अलग हो गई। द रिएक्शन ऑफ जिंक with dilute H2SO4 is often used in the laboratory for the preparation of hydrogen gas। देखिए जो जिंक है उसका जो रिएक्शन होती है डाइल्यूट H2SO4 के साथ, वो लेबोरेटरी में की जाती है, कभी कभी जो है वो लेबोरेटरी में की जाती है। किस लिए की जाती है, जो हाइड्रोजन गैस है उसकी प्रिपरेशन के लिए ये वाली जो रिएक्शन है जिंक की डाइल्यूट H2SO4 के साथ कभी कभी लेबोरेटरी में की जाती है हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन के लिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ जो है वो भी शो करके क्लियर करा दिया है, और ज़्यादा एग्जांपल्स इसलिए रखे हैं कि जिससे ज़्यादा एग्जांपल्स को आप देखें। तो सबसे फर्स्ट थिंग तो ये है कि आपको उनके जो नेम्स हैं सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक सल्फेट, इनके केमिकल फॉर्मूले भी साथ ही साथ लर्न हो जाएँ, और आपके जो मतलब प्रॉपर जिस पॉइंट को हम क्लियर करना चाह रहे हैं, तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स को लेकर के वो भी पॉइंट्स भी जो हैं वो अच्छे से आप के समझ में आ जाए, वो चीज़ क्लियर हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने जो भी एग्जांपल्स देखे थे तो वो आपने कैटायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के देखे थे, ठीक है, वो डिस्कस किया हमने। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो उसमें क्या क्या आपके एग्जांपल्स रहेंगे उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन वन एनायन डिस्प्लेसेस अनदर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। देखिए इस रिएक्शन में भी होता तो डिस्प्लेसमेंट है, बट एक एनायन जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है जो सॉल्यूशन के दूसरे एनायन से। एनायन इज नेगेटिवली चार्ज्ड आयन और नॉन मेटल। ये जो एनायन होता है ये नेगेटिवली चार्ज्ड आयन होता है या फिर नॉन मेटल भी बोल सकते हैं। जैसे कि कैटायन में क्या था कि उसमें जो आयन था वो कैसा था, पॉजिटिवली चार्ज आयन था, और उसको क्या बोल रहे थे, मेटल बोल रहे थे। एक मेटल जो है वो सॉल्यूशन के दूसरे मेटल से क्या हो रहा था, डिस्प्लेस हो रहा था। यहाँ पर जो है बात चल रही है नेगेटिवली चार्ज आयन की, जिसमें क्या होगा कि जो नॉन मेटल होंगे तो वो जो है वो डिस्प्लेस होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल लिया है इसमें, मोर रिएक्टिव हैलोजन डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव हैलोजन फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। जो ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन्स होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं लेस रिएक्टिव हैलोजन के साथ। मतलब इसका जो सॉल्यूशन होता है उसके लेस रिएक्टिव हैलोजन जो होता है, जो सॉल्यूशन का लेस रिएक्टिव हैलोजन होता है, उससे जो है जो ज़्यादा रिएक्टिव हैलोजन होता है वो डिस्प्लेस कर देता है उसको। जैसे कि क्लोरीन डिस्प्लेसेस ब्रोमीन फ्रॉम एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है। जो क्लोरीन है वो डिस्प्लेस कर देगा ब्रोमीन को, किससे, जो एक्वस सॉल्यूशन है सोडियम ब्रोमाइड का। तो देखिए यहाँ पर ये जो है क्लोरीन जो है वो क्या है, ये ज़्यादा रिएक्टिव जो है मतलब हमारा हैलोजन है, और Br जो है
वो लेस रिएक्टिव हैलोजन है सॉल्यूशन का। यही तो है हमारा सॉल्यूशन NaBr, जिससे क्या बोलेंगे, सोडियम ब्रोमाइड। तो ये ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, इसको डिस्प्लेस कर देगा Br को, यानी कि ब्रोमीन को। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2NaCl मीन्स सोडियम क्लोराइड, और ब्रोमीन जो है वो हमारा सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा। डिस्प्लेस कर दिया किसने, क्लोरीन ने। तो यहाँ पर जो है ये जो हमारे जो हैलोजन है, जो हाई रिएक्टिव यानी कि मोर रिएक्टिव हैलोजन है, उसने डिस्प्लेस कर दिया लेस रिएक्टिव हैलोजन को, जिसे क्या बोलेंगे, ब्रोमीन को, और ये उसकी जगह पर आ गया, क्योंकि ये ज़्यादा ताकतवर हो गया और ये जो है कमज़ोर है क्योंकि लेस रिएक्टिव है। तो इस तरीके की ये जो रिएक्शन है ये क्या कहलाएगी, एनायन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका और एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से क्लियर करेंगे। Br2 ब्रोमीन, इसको अगर पोटेशियम आयोडाइड 2Ki के साथ अगर हम इसको रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा, 2KBr क्या मिलेगा हमें, 2KBr पोटेशियम ब्रोमाइड, और आयोडीन जो है वो अलग हो जाएगा। तो देखिए ब्रोमीन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, इसने डिस्प्लेस किसको कर दिया, आयोडीन को, और उसकी जगह पर खुद आ गया। तो क्या मिल गया हमें, पोटेशियम ब्रोमाइड 2KBr, और आयोडीन जो है वो हट गया, डिस्प्लेस हो गया। Thus, in a single displacement reaction, an uncombined single element displaces the other element present in a compound. जो ये हमारी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है वो क्या करती है, जो अनकम्बाइंड सिंगल एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस, यानी कि अनकम्बाइंड, ये कंबाइंड नहीं है ना, कंपाउंड रूप में नहीं है ना, ये अकेला है तो ये जो है अनकम्बाइंड सिंगल एलिमेंट जो है वो जो कंपाउंड में, जो दूसरा कंपाउंड में एलिमेंट प्रेजेंट है उसको क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है। चाहे वो मेटल्स की बात हो या फिर वो नॉन मेटल्स की बात हो, या हम बोल सकते हैं वहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज आयन की, कैटायन की बात हो, या फिर नेगेटिवली चार्ज आयन, एनायन की बात हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके हम कुछ एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल है वो हम देखेंगे। जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है उससे, बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज जिंक इज प्लेस्ड अबव कॉपर। देखिए जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है उसमें जिंक जो है वो कॉपर से एबव है, कॉपर के ऊपर है, तो वो ज़्यादा रिएक्टिव हुआ है, इसलिए कॉपर को क्या करता है, वो डिस्प्लेस कर देता है। इट इज़ मोर रिएक्टिव टू डिस्प्लेस कॉपर, ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर को डिस्प्लेस करने के लिए फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से। ये रही इसकी रिएक्शन। Zn जो है जिंक, ये अगर कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट होगा तो कॉपर जो है वो कम रिएक्टिव है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये ज़्यादा ताकतवर हुआ, तो ये इसको हटा देगा, ये कमज़ोर है बेचारा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट। Cu की जगह किसने ले ली, जिंक ने ले ली, तो क्या मिल गया यहाँ पे आपको, जिंक सल्फेट, और कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो गया। एक बार रिएक्टिविटी सीरीज़ और देख लीजिए आप, थोड़ा सा रिविज़न करा देती हूँ। देखिए ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज़ है जिसमें यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है मतलब एलिमेंट्स जो मेटल्स जो हैं वो यहाँ पर अरेंज हुए हुए हैं। पोटेशियम ये आपका मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, उससे कम रिएक्टिव है सोडियम, उससे कम है कैल्शियम, उससे कम है मैग्नीशियम। इस तरीके से मतलब इसको अरेंज किया गया है। और सबसे लीस्ट रिएक्टिव जो आपका मेटल है दैट इज़ गोल्ड। हाइड्रोजन से ये सारे जो हैं वो मतलब ज़्यादा रिएक्टिव कहलाएंगे, ठीक है, और ये जो है हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव कहलाएंगे। बाकी ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में शिफ्टेड है। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये नोट्स कैसे लगे और एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपको अगर कोई भी टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं हुआ हो इसमें, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे मैं उसको दोबारा से एक वीडियो बना करके क्लियर कराने की पूरी कोशिश करूँगी। और हाँ, अगर आपको ये वाकई में ये नोट्स विद एक्सप्लेनेशन अगर अच्छे लगे हों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, जो बेल आइकन है उसको प्रेस ज़रूर कर दें, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ जो हैं वो उससे आप टाइम टू टाइम अपडेट होते रहेंगे। ओके, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।